नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद कि आप पिछले 2 हफ्तों से लगातार हमें सुन रहे हैं और हमारी जूरी को सुन रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं सरकार के लिए ग्रैंड जूरी राउंड, जिसमें एक एजेंडा सेट कर रहे हैं कि नई सरकार कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से वो हाउसिंग फॉर एवरीवन, इस सपने को देश में साकार करे और सबके लिए घर हो और वाजिब कीमत पर घर हो। हमारी जूरी लगातार हमारे साथ है। एक बार फिर सबका तारुफ आपसे करा दूं। प्रणय वकील साहब बॉम्बे में हमारे साथ हैं, निरंजन जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में बाबूलाल वर्मा है और श्री गोपाल काबरा यहां पर हमारे साथ हैं। दिल्ली से नवीन रहेजा साहब भी हमारे साथ हैं, जेसी शर्मा जी बेंगलोर से हैं और साथ में सी शेखर रेड्डी हैदराबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। काफी सारी बातें हम इस पैनल में, इस जूरी में अब तक कर चुके हैं और आज हम इसे एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ बड़े मुद्दे बाकी हैं जिस पर बात होनी है और उनमें से एक है रियल एस्टेट के लिए फंडिंग की बात। नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं अपनी इस इमेज के लिए कि विदेशी निवेशकों को बहुत अच्छी तरह से आकर्षित कर लेते हैं। हमने देखा कि उन्होंने गुजरात में हर साल एक कंसोर्शियम करके माफ कीजिए एक पूरा एजेंडा सेट करके विदेशी निवेशकों को बुलाया और गुजरात में काफी बड़ा विदेशी निवेश भी आया। जो आंकड़े हमारे पास है उसके मुताबिक एफडीआई जहां पूरे देश में रियल एस्टेट में घटी है, गुजरात में 2013 के दौरान बढ़ी है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या अब ये गुजरात मॉडल हमें पूरे देश में लागू होता हुआ दिखाई देगा? यहां पर हम शुरुआत करते हैं। निरंजन जी, आप गुजरात मॉडल को अगर हम देखें और रियल एस्टेट की बात करें तो वहां का रेप्लिका क्या हमें देश में दिखाई देगा? तो पहले हमें गुजरात मॉडल को समझना होगा कि क्या है और अगर खासतौर पर रियल एस्टेट पे फोकस हो। गुजरात का मॉडल बहुत ही सिंपल है। आपको कोई अड़चन आए तो वो लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कानून जो सेंटर की है वो सबको लागू होती है, जो टैक्सेस है वो सबको लागू होती है। जैसे हमने एसईजेड को इंट्रोड्यूस किया, हमें कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा वो 10 साल तक टैक्स फ्री रहेगा। 3 साल के अंदर उन्होंने ये परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कैसे? कि टैक्स लागू होगा। सरकार ने कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्ट्री सबने कहा कि ये टैक्स फ्री रहेगा 10 साल तक, और 3 साल के अंदर उन्होंने टैक्स ला दिया। तो जो लोग पैसे लेके आए थे वो पूछ रहे हैं हमें, आपने मुझे कहा कि ये टैक्स फ्री रहेगा, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा, 15 मंत्री लोकसभा में कहा, तो वो चेंज कर दिया। तो मेन प्रॉब्लम कहां आती है कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो किया है, जो कमिटमेंट किए उस पर लागू रहे। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जो कानून है और परमिशन की जो कानूनी तौर पर आप देखने जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द रेगुलेशन, it is the bad implementation of regulation which is creating problem. So regulation is not a problem, you are badly implementing it. तो पहली बात जो है, आप जो कानून आज के तारीख में है उनको आप दिल और दिमाग से सही तरीके से आप इंप्लीमेंट करो, और कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वहां कोई कठिनाई आए, कोई भी कठिनाई आए तो उसके ऊपर आप ध्यान देके उनको मदद करो। आज की तारीख में आपको कठिनाई आए तो वो लोग मिसयूज करते हैं, वो बोलते हैं आपको कठिनाई है तो हमें क्या फायदा होगा ये आपका सॉल्व करके। राइट। तो वहां जो एटीट्यूड है वो ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, गुजरात में की है, हिंदुस्तान में की है, महाराष्ट्र में की है, कहां भी की है, हमारी एक उम्मीद रहती है कि आपने इन्वेस्टमेंट यहां लेके आए तो हम आपको कैसे मदद करें कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, वो दूर हो। जो मिस्टीरियस प्रॉब्लम्स है वहां तो आपको उनको लाफा मार के सीधा करना चाहिए, लेकिन जहां प्रॉब्लम्स जेन्युइन आते हैं, जहां प्रॉब्लम्स आते हैं, कानूनी तौर पर प्रॉब्लम्स हो या रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स हैं, वहां हमको सोल्यूशन लाने की आवश्यकता है। इफ वी ओनली चेंज आवर एटीट्यूड, द मनी कमिंग टू इंडिया विल चेंज। जैसे आपने अभी देखा कि मोदी साहब के जो आने पर हमने FIIs पर इंक्रीज हो गए, स्टॉक मार्केट के भाव बढ़ गए, ये सब एटीट्यूडनल चेंज है। हमें भी रोज फोन आते हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एक इट इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड टुवर्ड्स द इन्वेस्टर विच इज जेन्युइन एंड ट्रू। His difficulty is the government's difficulty. Today the government misuses the opportunity. If you are in difficulty, how can I take undue advantage of your problem? Is what is the attitude of government. That attitude of government and machinery must go. चलिए इस पर आगे भी चर्चा बढ़ाते हैं। यहाँ काबरा जी आपका अनुभव ले लेते हैं। 2 प्लान जहां तक मुझे याद है आपके गुजरात में है, आपका कैसा अनुभव रहा है? देखिए मेरा अनुभव, हमने बड़ौदा में 300 एकड़ जमीन ली। मेरे भाई साहब नरेंद्र मोदी के पास गए मिलने के लिए, जो टाइम दिया उस टाइम पे एग्जैक्ट 2 मिनट पहले वो मिले।
5 मिनट का समय था, उन्होंने सुना। विदिन 25 मिनट्स सारे ऑफिसर्स वेर देयर and our file is clear, and I am proud to say we have not paid any money to CM, minister, even collector also. और पूरी की पूरी जमीन, क्योंकि हमारे अकेले की क्लियर नहीं हो सकती थी, इसलिए जो पूरा वाघोड़िया एरिया है वो कंप्लीट उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन करके क्लियर किया। दिस इज अवर एक्सपीरियंस। वही हमको एक शक्ति दिया है कि हम लोग एक्सपांशन कर रहे हैं। ये एक जो है ना एटमोस्फियर, ये एटमोस्फियर पूरे देश में होगा। यहाँ रहेगा, इसे कमेंट लेंगे सर। फंडिंग की चूंकि मुख्य बात थी यहाँ पे, तो आपको लगता है कि अब फंडिंग का जो एनवायरमेंट है, चाहे हम रीट्स की बात कर रहे हैं वो वाला इशू हो, चाहे हम एफडीआई की बात करें, यहाँ पर अब इस नई सरकार में हम देखेंगे कि पैसा रियल एस्टेट में भी आ रहा है, जो कि पिछले कई सालों से रुक सा गया था। देखिए, अभी हेमंदानी साहब बता रहे थे एसईजेड्स के बारे में, हम भी उसके वी आर ऑल्सो बैडली बिटन बिकॉज ऑफ दैट। आपने हम लोगों को एक पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर पहले आपने इन्वेस्टमेंट करवा दिया, और 3 सभी प्रोजेक्ट्स जब स्टार्ट होने के लेवल पे आया तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट को जीरो कर दिया कि टैक्स लगेगा जी। इस तरीके के एटीट्यूड्स के साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट बाहर से मांगे तो कोई नहीं देने वाला है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है, हमें पूरी उम्मीद है और हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा एटीट्यूड चेंज हो चुका है और लोग पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में ये सारी की सारी चीजें जो है ये स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑलरेडी हमने देख लिया स्टॉक मार्केट में, सब जगह हम देख रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल से सरकार अपनी जुबान भी रखेगी और एक ओपन विजन के साथ आगे चलेंगे तो इस देश में इन्वेस्टमेंट अगर चाइना जैसे मुल्क में पूरा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकता था आज से 3 डिकेड पहले, तो इंडिया में क्यों नहीं, जहां पे सारा का सारा यूथ है, काम करना चाहता है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ऑनेस्ट है, ऑलरेडी पूरा हिस्ट्री बोलता है कि यहाँ का हर कोई आदमी ईमानदार है, मेहनत करना जानता है, मेहनत कर सकता है, तो क्यों नहीं ऐसा होगा। इस देश को जरा सा फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट को फैसिलिटेटर का काम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करना पड़ेगा, हमें एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा लोगों के लिए, लोगों के तरीके से, लोगों की इनपुट से, भागीदारी से आगे अगर हम सब लोग बढ़ेंगे तो ये देश बहुत जल्दी आप देखेंगे जरूर इन्वेस्टमेंट का कोई कमी नहीं रहेगा, कहीं इन्वेस्टमेंट का कमी नहीं रहेगा, हम लोग भी एक ओपन और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे। जी, जिस तरह से स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि नई ऊंचाइयां रोज आ रही है, वो रिफ्लेक्ट कब होगा रियल एस्टेट में ये देखना होगा, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं शायद उससे लगता है कि जल्दी होगा। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद उठाएंगे सबसे बड़ा मुद्दा रियल एस्टेट रेगुलेटर का, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे हमें रियल एस्टेट सेक्टर की छवि और जो सेहत है वो कैसी दिखाई देगी। तो इस ब्रेक के बाद आते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम आ रहे हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा सबको अच्छी भी लगती है लेकिन शायद ना भी लगे। रियल एस्टेट रेगुलेटर की बात कर रहे हैं। पहले बाबूलाल वर्मा जी आपके पास आएंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कोई एक राय नहीं है, पूरी डेवलपर कम्युनिटी में अलग राय है, जो ग्राहक है अलग तरीके से सोचते हैं, सरकार अलग तरीके से सोचती है, लेकिन इसके कई एस्पेक्ट है। एक तरफ तो ये साबित करेगा कि हाँ ग्राहकों के हित में कुछ काम हो रहा है, उनको कोई चीट ना करे, जो कि एक जेन्युइन सी बात है। दूसरी तरफ हमारी जो बाहर जिसमें हम बात कर रहे थे एफडीआई लाने की एक छवि, क्योंकि आज भी भारतीय रियल एस्टेट मार्केट की छवि अनरेगुलेटेड ज्यादा है, छवि सुधरेगी। आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट रेगुलेटर किस रूप में आना चाहिए और कितना प्रभाव पड़ेगा और ये गवर्नमेंट कितनी कीन होगी? हाउसिंग रेगुलेटरी बिल जो है उसमें अगर गवर्नमेंट अपना रवैया वैसे का वैसे ही रखकर एक नया प्रोसीजर और डाल रही है तो वो ये डिजास्टर है। इस रेगुलेटरी बिल के जरिए अगर गवर्नमेंट कुछ स्ट्रीमलाइन करना चाहती है, कुछ उसके नॉर्म्स बनाना चाहती है और ये डेवलपर के ऊपर बर्डन ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलेटरी बिल के अंदर एफडीआई या बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए बहुत कंफर्ट देता है ये चीज कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, उस हिसाब से आप उसको फॉलो कर रहे हो और उस नॉर्म्स के अंदर अगर आप बैठते हो तो कोई भी आदमी बाहर से आके आपके पास इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये एक बहुत जरूरी है जो हम सब इसके कोई अपोज, अच्छे डेवलपर्स कोई अपोज नहीं करता है, लेकिन चूंकि हम अंदर रह रहे हैं हमको पता है कि ये अगर एक स्ट्रीमलाइन तरीके से और बेहतर तरीके से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो अभी जैसे 50 परमिशन है वैसे एक और परमिशन सुपर इंपोज हो जाएगी और जो आज हम सोच रहे थे कि 3 साल 4 साल हमको अप्रूवल्स के लिए लगता है वो और ज्यादा टाइम लगेगा। कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लोग डरे हुए इस चीज के लिए। एक और हर्डल के तरीके, अगर हमारी सबकी यही सोच है कि अगर इस गवर्नमेंट और इसके अभी बिल पास हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया, वो फॉर्मेशंस में लग गए, हमने कई मीटिंगें की है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कि भाई आपकी सोच क्या है इसमें, आप इसको इंटरनेट पे लगा दोगे, हर कोई आदमी इसको देख लेगा, बहुत बढ़िया चीज है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ में आप क्या साथ में और करना चाहते हो, किस तरीके से इसको लागू करना चाहते हो। रेगुलेटरी बिल हम सब इसका बहुत वेलकम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंप्लीमेंटेशन और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पर निरंजन जी और प्रणय जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सब इस पर अपनी राय रखना चाहेंगे, तो रेड्डी साहब के पास चलेंगे। रेड्डी साहब, जिस तरह का प्रारूप अभी है, जिस तरह का बिल अभी है, तो क्या आपकी बॉडी इससे सहमत है कि ऐसा है, या क्या सुधार आपने सरकार को सजेस्ट किए हैं? This bill as it is, if it is passed in the parliament, it will increase the apartment cost by 30%. से हमारा ऑब्जेक्शन, मेन ऑब्जेक्शन क्या है, इसमें एक ही बिल्डर को रिस्पॉन्सिबल रखे हैं, इसमें अदर स्टेक होल्डर्स वो आर ऑल्सो इक्वल इंपॉर्टेंट, लाइक कॉर्पोरेशन है, जो फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट है, वाटर बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको बाहर रख गया है इसमें बिल से। So a builder who is paying huge money to all these agencies for getting different approvals and no objection certificates is also a consumer to all these agencies. जब बिल्डर कंज्यूमर को जो न्याय नहीं मिल रहा है इनके जो एजेंसी से, how can a builder consumer will deliver the end product within the time to the end consumer? इसके वास्ते हमारा जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, ये पूरा जो स्टेक होल्डर्स को ये बिल के अंदर लाना चाहिए, एंड दीज एजेंसी शुड बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, दे शुड ऑल्सो बी ट्रांसपेरेंट। एंड हमारे को जब ये दिक्कत है, हम भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, you can direct to the other stakeholders, other these agencies to solve our grievances within the time. So this is our main objection है। And other thing is, there are certain issues, if we can modify those issues, we can reduce the present cost of the apartment by 20 to 30%, अपन कम कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर रेड्डी साहब कह रहे हैं we want a big, जी we want a very comprehensive bill। कॉम्प्रिहेंसिव बिल, और 30% तक कॉस्ट रिड्यूस होगी। वकील साहब, आपको लगता है कॉस्ट रिडक्शन वाला फैक्टर भी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर? हो सकती है, बिकॉज प्रिडिक्टिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, तो कॉस्ट रिडक्शन होगा। लेकिन ये रेगुलेटर की आप बात करते हो, लेट इट ऑल्सो रेगुलेट द ब्यूरोक्रेट्स हु आर एडमिनिस्टरिंग दिस लॉ। अगर आप टाइम लिमिट हमको देते हैं, डेवलपर को देते हैं, व्हाई नॉट टू द ब्यूरोक्रेट? अगर आप ब्यूरोक्रेट को भी रेगुलेशन बिल में इंक्लूड कर दें, मेरे ख्याल से किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये वन साइडेड हो गया है कि डेवलपर चोर है, उसको कैसे पकड़े, बट हु इज अ बिगर चोर, हु इज मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ इट, उसको भी तो रेगुलेटरी में लाओ और पकड़ो। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू माई माइंड। राइट, तो यहाँ पर एक रियल एस्टेट रेगुलेटर की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्या सिर्फ रियल एस्टेट डेवलपर तक ही सीमित रहेगी? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। बाकी अथॉरिटीज का क्या, जिन पर डिपेंड करती है परमिशन से लेकर तमाम दूसरी चीजें, तो इस पर और 3 मुखर आवाजें अभी आपको सुनानी है। निरंजन जी, साथ ही रहेजा जी, और चलेंगे बेंगलोर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, और अब हम अपने इस 3 हफ्ते से चल रहे कार्यक्रम यानी इस ग्रैंड जूरी के कंक्लूडिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। मुद्दा काफी गर्म है और वो है रियल एस्टेट रेगुलेटर का। ब्रेक से पहले हमने कुछ राय सुनी और अब कुछ और मुखर राय इसके ऊपर। निरंजन जी, आप हमेशा रियल एस्टेट रेगुलेटर को दोनों तरीके से आपने कहा कि इसका एवोल्यूशन एक तरफ आप देखें कि ये अच्छे के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इसमें कई खामियां भी हैं और वो शायद इंडस्ट्री के लिए उतनी अच्छी नहीं, उसकी सेहत के लिए। आपको क्या लगता है इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिल का नाम चेंज करने की आवश्यकता है। इट इज रेगुलेशन, रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड रेगुलेशन। इट शुड बी चेंज टू प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट बिल, because everybody wants to control real estate for ulterior motives. They don't want to promote housing. Number 2, I am all for transparency. जो कस्टमर को इंफॉर्मेशन हमें देना चाहिए और जो बिल के अंदर आई है वो हमें देना ही चाहिए।
जहां हमारे प्लान सैंक्शन है, वेबसाइट पर लगाना चाहिए, सबको बताना चाहिए, और जो कारपेट एरिया है, बिल्टअप एरिया है, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाना ही चाहिए, नंबर 1. सो आई एम फॉर दैट. All the rest needs to be relooked at, which is you cannot say escrow mechanism. कहां से पैसे आएंगे? 70% आप escrow में रखेंगे तो पैसे कहां आएंगे डेवलपर के पास? बैंकों कितने पैसे दे सकते? नहीं दे सकते. पूरे हिंदुस्तान के 25 मिलियन घर बनाने हैं तो आप 70% escrow mechanism नहीं चल सकता. हमें कैपिटल की आवश्यकता है. You cannot block capital. Thirdly, as correctly told by all my people, including Shekhar Reddy साहब, आप सबको क्रिमिनल बनाते हैं. You are blaming the developer for everything, and nothing wrong in developer being blamed if he does wrong. पर जहां उनके कोई दोष ही नहीं है, if my permission is not coming, further plinth certificate is not coming, fire NOC is finally not coming, other permissions are not coming, and my delay is taken place, I am still penalized for not delivering the product. ये कौन सी न्याय है? जहां सरकार गलत करती है उनको आप ये बिल के अंदर नहीं लाते, हमें पेनलाइज करते, वो गलत है. तो हमें जो लॉ लाना चाहिए वो लाना ही चाहिए. आई एम विथ द लॉ, but not for the purposes of regulation. We removed licensing Raj in 1991. We created a promotion thing. We need to change this law from regulation to promotion for housing, and then only can the prices come down. With the law as it stands today, prices will go up, up and up. और अब वक्त हो गया है कि इस पूरी चर्चा जो लगातार हम कई हफ्तों से कर रहे हैं उसे कंक्लूड करें, और आप सभी से चाहूंगा, मैं एक एक करके पूछूंगा, बस 2 सुझाव, ज्यादा नहीं लेकिन 2 सुझाव ऐसे जो बिल्कुल तुरंत आप इंप्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं, और विद इन 30 सेकंड सबसे मैं पूछूंगा वकील साहब सबसे पहले आपसे. 2 things. Affordable housing should get top priority. Urbanization should get top priority. ये 2 आप एड्रेस कर लो तो मेरे ख्याल से वी आर ऑन ट्रैक. बाकी चीजें एड्रेस हो जाएंगी. निरंजन जी. आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज पर बहुत महत्व देने की आवश्यकता है. जो टैक्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, और जो अप्रूवल प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने की बहुत आवश्यकता है, जहां हम इनेबलर बन जाए. और थर्ड, हम गिना जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है. जहां हम घर बनाते हैं वहां पानी नहीं हो, या बिजली नहीं हो, या सड़क नहीं हो, या स्कूल नहीं हो, तो वो नहीं चलता. तो वो थर्ड जो उसका एक इंपॉर्टेंस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है. बाबूलाल जी क्या कहेंगे आप? हम बम्बई में काम करते हैं. बम्बई के अंदर जो रिडेवलपमेंट है, रिडेवलपमेंट के अंदर जो सोच है गवर्नमेंट की, जो उन्होंने रूल्स बनाए उसको फॉलो करें. आपने रूल्स तो बना दिए लेकिन उसको फॉलो नहीं करना चाहते. एक वो जो चीज है, प्लस जो बंबई के अंदर जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोचा हुआ था उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दें. राइट. सर गोपाल जी. मेरा कहना है कि पहले तो FSI बढ़ाओ और भाव घटाओ. ये शुड बी द नारा ऑफ दिस कंट्री टुडे. दूसरा, बिल्डर को कृपा करके सरकारी अफसर से लेके मंत्री से लेके सब अच्छी नजर से देखें, जो आज नहीं देख रहे. लाल फीताशाही से मुक्ति हो और FSI बढ़े, यहाँ पर ये संदेश. चलेंगे यहाँ पर दिल्ली. रहेजा जी, 2 आपके सुझाव क्या जो तुरंत हो? स्लम रिहेबिलिटेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सारी चीजों को देखने समझने की जरूरत है. स्लम्स को मैं भी दिल्ली में पहला स्लम कर रहा हूं. यहां पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो आपको दिखाई देता है स्लम में कि ये एक्चुअल में स्लम के लोग जो हैं, एक्चुअल में हर एक आदमी को घर मिलना चाहिए, लेकिन जो स्लम में माफियाज ऑपरेट करते हैं, आपको उसको भी ओपन माइंड से समझना चाहिए कि जो उसमें मसलमैन और कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं उनको आप कैसे डील करेंगे. बहुत सारी चीजें हैं जो ओपन डिबेट मांगती हैं, डिस्कशन मांगती हैं, ओपन माइंड मांगती हैं. अगर आप फैसिलिटेट एटमॉस्फेयर हमें काम करने का नहीं देगी गवर्नमेंट, तो हम कैसे काम करेंगे? ओपन माइंड जी, ओपन माइंड सर का ये यहाँ पर आ रहा सुझाव. रेड्डी साहब, 2 बातें जो आप रखना चाहेंगे टॉप प्रायोरिटी में 30 सेकंड के अंदर. आज के दिन जो होम बायर है इज पेइंग 35% टैक्सेशन ऑल पुट टुगेदर. इट शुड कम डाउन टू 50%. ओनली 50 to 17% शुड बी द टैक्सेशन ऑल पुट टुगेदर, लोकल बॉडी, स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन द होम लोन इंटरेस्ट का रिडक्शन चाहिए. It should be around 7%, which will enable the buyer.
The third thing is liberal funding to all the developers, especially middle जो भी small and middle developers है उनको फंड नहीं मिल रहा है आजकल. So that is another top priority. And MOEF exemption up to 2 lakh square meters का देना चाहिए बिल्डर्स को प्रोजेक्ट का सही ऊपर से. एंड ये जो अपना ऑनलाइन परमिशन इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना चाहिए. जी बिल्कुल. शर्मा जी, आप क्या दो बातें चाहेंगे जो तुरंत हो? पहला तो सारे प्रोसेस जो सिंप्लीफाई हो जावे और टाइम बाउंड बन जावे ताकि जो है प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे. दूसरा जो है जो सब एक हमारे जो गुणी व्यक्ति बोल रहे हैं हमारे फ्रेटर्निटी से कि पहला जो घर खरीदता है बायर उसके लिए उसका जितना भी जो इंटरेस्ट का पेमेंट है सारा का सारा वो टैक्स एग्जम्पशन हो गया. चलिए, तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण सलाह है जो निकल कर आ रही है इस जूरी की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास यूं ही नहीं गया, इसे कोई जरूर सुन रहा होगा. और जैसा कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी कह रहे थे कि रेलवे इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे प्रधानमंत्री को अपने ही पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए. हम यहां पर कह रहे हैं कि हाउसिंग इतना महत्वपूर्ण है कि रेलवे या किसी और विभाग से पहले उसे प्रधानमंत्री अगर चाहें और वो कर सकें तो अपने सानिध्य में रखें, खुद उस पर नजर बना के रखें. और उनका खुद का जो सपना है, उन्होंने कहा था कि सबके लिए इस देश में घर हो, वो पूरा हो सकेगा. तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी ये बातें सरकार तक, नए प्रधानमंत्री तक पहुंच रही होगी और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन बातों को हम धरातल पर उतरता हुआ देख रहे हैं. हाउसिंग का सपना, अच्छे मकानों का सपना और सस्ते घर का सपना. सस्ते से यहां मतलब है जो आपकी पॉकेट के लिए सूट करता हो, ऐसे घर हमें मिले तो हम जरूर अपने इस प्रयास को सफल समझेंगे. आप सभी का, हमारे तमाम यहां पर जूरी मेंबर्स का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि लगातार उन्होंने यहां पर आकर अपनी बातों को और अपने विजन को हमारे साथ और इस देश की सरकार के साथ शेयर किया. और आप सब लोगों का भी जिन्होंने 3 हफ्ते से लगातार हमें सुना, बहुत शुक्रिया. अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.